I am CA Dr. K.M. Bansal. I am here to take IPCC accounting classes. I would be starting with insurance claim. आपको नोट्स मिल गए होंगे. कुछ खास बातें हैं. अगर आप अकाउंट्स में मार्क्स लेना चाहते हैं, जो सब लेना चाहते हैं, तो कुछ खास बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, जो मैं अभी नहीं बताऊंगा. जैसे जैसे चलते रहेंगे वैसे वैसे बात करते रहेंगे. सेंटर्स मेरे सामने हैं. कुछ बच्चे एक्टिव हैं, कुछ बच्चे एक्टिव नहीं हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. थोड़ा सा लिखते हैं, फिर थोड़ी देर बात करेंगे. लिखिएगा प्लीज. प्लीज राइट इंश्योरेंस क्लेम. देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है इंश्योरेंस क्लेम, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम. लेकिन एक सवाल उठता है कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है. तो पहले हम इसी से शुरू करते हैं कि इंश्योरेंस का मतलब क्या है. लिखिएगा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स are basically insurance contracts are basically the contracts of indemnity. Insurance contracts are basically the contracts of indemnity. याद है बच्चों सीपीटी में हम पढ़ते थे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी. क्या था? इंडेमनिटी का मतलब क्या है? इंडेमनिटी का मतलब है बेस्ड ऑन इंडेमनिफिकेशन. बेस्ड ऑन इंडेमनिफिकेशन. भाई बच्चे कह रहे हैं सर आप अपना इंट्रो दीजिए. बच्चों की बात मानेंगे? तो चलिए मैं एक बार फॉर्मली बोलता हूं. गुड आफ्टरनून. Good afternoon friends. I take this opportunity to introduce myself as CA Dr. K.M. Bansal. Regarding my qualifications, I have done BCom Honours, MCom from Shri Ram College of Commerce, University of Delhi. Then MPhil from Delhi School of Economics. I have also done PhD in stock market. I have also qualified DOEC O level. I am here because I am a chartered accountant also. Accounting is my passion. मुझे बच्चों का मैसेज है, बच्चों की क्वेरी है कि सर आपने पीएचडी क्यों किया सीए करने के बाद. तो मैंने बच्चों पहले पीएचडी किया उसके बाद सीए किया, क्योंकि मैं पहले टीचर था बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट. एक बात और है कि सिंस आई एम वर्किंग एज अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेसर, आई एम नॉट होल्डिंग सीओपी. एक और मैसेज है, लखनऊ से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इतनी पढ़ाई क्यों की. अरे यार जिससे आपसे मुलाकात हो सके. प्रो एजुकेशन ऐसी बुला लेता मुझे, तभी तो बुलाया, पढ़ाई की है. इतनी पढ़ाई इसीलिए की है. मेरे ख्याल में बहुत है. चलें पढ़ाई शुरू करें. आइए. तो हम बात कर रहे थे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेसिकली द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, यानी बेस्ड ऑन इंडेमनिफिकेशन. पहले इसी को चर्चा करें. ये इंडेमनिटी का मतलब क्या है, इंडेमनिफिकेशन का मतलब क्या है. सोचिए अगर आपने अपने हाउस का इंश्योरेंस कराया है. कौन सा इंश्योरेंस है? फायर इंश्योरेंस कराया है. और आपने ये इंश्योरेंस कराया है सपोज 50 लाख रुपए का. 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया है और अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फायर
आपको नुकसान हो जाता है, सपोज आपको 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पैसा वापस करेगी? क्या इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफाई करेगी? इंडेमनीफाई का मतलब अगर कोई लॉस है तो वो आपको पैसा वापस होगा, क्षति पूर्ति, क्षति हुई तो उसकी पूर्ति होगी। तो ये कहते हैं कि अगर हमारा फायर इंश्योरेंस है 50 लाख का है, घर का इंश्योरेंस कराया 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, बताइए इंश्योरेंस कंपनी पैसा वापस करेगी या नहीं करेगी? 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस, 10 लाख रुपए का लॉस हुआ है। हाँ जी, मैसेज आ रहे हैं, निर्माण विहार से आया यस, जयपुर से आया यस, यमुनानगर से आया यस, लखनऊ से आया यस, रोहतक से आया यस, कोलकाता से आया यस, फ्रेंड्स यस। मुझे कितना अच्छा लग रहा है, आई एम ए प्रिविलेज पर्सन। बच्चों, आप लोगों को पाकर मैं धन्य हो गया और आप मुझे पाकर धन्य हो गए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। इंश्योरेंस कंपनी पैसा वापस करेगी। आइए मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपने इंश्योरेंस कराया, फायर इंश्योरेंस कराया 50 लाख का और कोई लॉस नहीं हुआ, नो लॉस बाय फायर, कोई लॉस नहीं हुआ, क्या इंश्योरेंस कंपनी, साउंड इज लो, बच्चों को आवाज कम आ रही है? हाँ जी, आंसर आने शुरू हो गए हैं। निर्माण विहार नो, अलवर नो, कोलकाता नहीं करेगी। सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक, सभी ने कहा नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर हमें लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा वापस कर रही है, लॉस नहीं हुआ तो नहीं कर रही। इसी को तो कहते हैं इंडेमनिफिकेशन। इंडेमनिफिकेशन का मतलब है अगर नुकसान है तो हमें पैसा वापस मिलेगा, नहीं नुकसान है तो कोई पूर्ति नहीं होगी। मैंने एक वर्ड यूज किया ना, क्षतिपूर्ति, डैमेजेस। डैमेजेस तो तभी पे की जाएंगी जब कोई लॉस है। तो ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी हमारे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर द बेसिकली द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब अगर कोई नुकसान है तो आपको पैसा वापस मिलेगा, नुकसान नहीं है तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 2। एक बात बताओ, सीपीटी में लॉ पढ़ा था? पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। लॉ में पहला चैप्टर क्या पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहला चैप्टर क्या पढ़ा था? ऑफर के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा था। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं लॉ का। मिस्टर ए है, लो मिस्टर ए बना दिए, ये मिस्टर ए। मिस्टर ए ने ऑफर दिया, किसको? मिस्टर ए को, अपने आप को ही ऑफर दे दिया। मिस्टर ए ने अपने आप को ऑफर दिया, किस चीज का? एक कार बेचने का ऑफर दिया, और मिस्टर ए ने एक्सेप्ट भी कर लिया, अपने से ही एक्सेप्ट कर लिया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? हां जी, निर्माण विहार वाले डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा बच्चे में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मिस्टर ए ने अपने आप को ऑफर दिया, यानी मैं अपने आप को, सोचो, मैं अपने आप को ऑफर दे रहा हूं। मैं अपने आप को कह रहा हूं, बंसल साहब क्या आप कार खरीदोगे? कौन बेच रहा है? बंसल साहब ही बेच रहे हैं, और मैं कह रहा हूं हां मैं खरीदूंगा। क्या ये पॉसिबल है? लखनऊ से गलत आंसर आया, यस, बिल्कुल ठीक। निर्माण विहार वालों ने सेक्शन तक कोट कर दिया, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बढ़िया। ये नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स टू पार्टीज, कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए। ए अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता, ऐसे ऑफर तो हम हर रोज करते हैं। चलिए, इसका मतलब लिखिएगा, अंडर दीज कॉन्ट्रैक्ट्स देयर आर टू पार्टीज। अंडर दीज कॉन्ट्रैक्ट्स देयर आर टू पार्टीज। ए इंश्योरेंस कंपनी, बी इंश्योर्ड पर्सन, ए इंश्योरेंस कंपनी, बी इंश्योर्ड पर्सन।
इसका मतलब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें दो पार्टीज हैं, एक है इंश्योरेंस कंपनी और एक है इंश्योर्ड पर्सन। ये बताएंगे इन दोनों का इंटरेस्ट क्या है, बताइए। हाँ जी बताइए, इन दोनों का इंटरेस्ट क्या है। भाई हमारी क्लास बड़ी इंटरेक्टिव होनी चाहिए बच्चों, मुझे हर सवाल पर आंसर चाहिए। यहां पर मेरे सामने आपके सारे आंसर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट बोलते जाएं। हाँ जी, इंश्योरेंस कंपनी का फायदा क्या है? बहुत बढ़िया, जयपुर वालों ने आंसर दे डाला कि इंश्योरेंस कंपनी का फायदा है कि उन्हें प्रीमियम मिलेगा। बहुत बढ़िया भाई, जयपुर वाले जीत गए। लखनऊ वाले कह रहे हैं सिक्योरिटी एंड क्लेम। बात समझ में नहीं आ रही है। इंश्योरेंस कंपनी को फायदा है कि उन्हें रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम होगा। इंश्योर्ड पर्सन को क्या फायदा है बताओ, इंश्योर्ड पर्सन को क्या फायदा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निर्माण व्यवहार वाले कहते हैं जी उसका इंडेमनिफिकेशन होगा। इसका मतलब इसको हम और डिफाइन करें, हम कहते हैं कवरेज ऑफ रिस्क, उसका रिस्क कवर हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस, कोलकाता से मैसेज आ रहा है। रोहतक वाले ठीक बोल रहे हैं, यानी सारे बच्चे बहुत सही बोल रहे हैं, बहुत सही समझ में आ रहा है आपको। इसका मतलब यह बात हुई कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में दो पार्टीज हैं और दोनों पार्टीज का फायदा क्या है? दोनों का फायदा है बच्चों। अगर फायदा नहीं होगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। एक आदमी ऐसे तो ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो खैर, इंश्योरेंस कंपनी का फायदा है उसे प्रीमियम मिलेगा, और इंश्योर्ड पर्सन का फायदा क्या है कि उसका कवरेज ऑफ रिस्क होगा। अगर कोई बच्चा कहता है कि इंडेमनिफिकेशन होगा तो वो आंसर बेटा गलत है। रोहतक वाले कह रहे हैं इंडेमनिफिकेशन होगा, आपका आंसर आधा गलत है, आधा सही है। और अगर आधा सही है और आधा गलत है तो बेटा गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडेमनिफिकेशन तो तभी होगा ना जब नुकसान होगा। अगर नुकसान नहीं है तो मेरे भाई लॉस कैसे होगा? रिकवरी कैसे होगी? तो इसलिए हमें कहना चाहिए कवरेज ऑफ रिस्क। कवरेज ऑफ रिस्क में दोनों बातें आ गई। अगर हम कहते हैं लॉस हुआ तो इंडेमनिफिकेशन हो गया, अगर कोई लॉस नहीं हुआ तो कोई इंडेमनिफिकेशन नहीं हुआ। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कवरेज ऑफ रिस्क तो उसके अंदर दोनों बातें आ गई। तो इसका मतलब बच्चों, जब हम कहते हैं कि दो पार्टीज हैं तो दोनों पार्टीज का अपना अपना फायदा है। इंश्योरेंस कंपनी का फायदा क्या है कि उसे प्रीमियम मिलता है, और इंश्योर्ड पर्सन का फायदा क्या है? उसका कवरेज ऑफ रिस्क है। ये हमने थोड़ा सा चर्चा की कि इंश्योरेंस कंपनी का मतलब क्या है और इंश्योरेंस में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। आइए अब बात करते हैं कि कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं, और फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे। लिखेगा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। लिखेगा बच्चों टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। दो तरह के इंश्योरेंस हैं, दो तरह के इंश्योरेंस हैं, दो तरह के इंश्योरेंस है। मेरे पास जवाब आने बंद हो गए, बताओ कौन कौन से तरह के हैं। हम इंश्योरेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हाँ जी, मैं इंतजार कर रहा हूं बच्चों, मेरे पास एक भी जवाब नहीं आया अभी। यस, कितने टाइप के इंश्योरेंस है? LIC एंड GIC। एक आंसर आया है यमुना नगर से, LIC GIC। और बोलें, यमुना नगर वाले बच्चे बोल रहे हैं LIC GIC। और बोलें, निर्माण व्यवहार वाले बच्चे बोल रहे हैं, निर्माण व्यवहार वाले बोल रहे हैं लाइफ एंड अदर। हाँ जी, लखनऊ से LIC GIC। मजा नहीं आया जी? अभी प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं हुई। अभी आप ये बता रहे हैं कि आपने एक आंसर आया है फायर इंश्योरेंस। भाई साहब दो बताओ ना, जब मैं दो बता रहा हूं। कोलकाता से आया है लाइफ इंश्योरेंस। नहीं, और बताएं, और इंप्रूव करें अपने आंसर को। जब आप बच्चों बोल रहे हो LIC GIC, तो LIC GIC क्या है? ये तो कंपनीज के नाम है। हाँ जी, एक और आंसर आया मरीन इंश्योरेंस। ओ लो जी, एक और आंसर आया गवर्नमेंट इंश्योरेंस। ओ भाई ये क्या होता है? ये तो समझ में नहीं आई बात, ये गवर्नमेंट इंश्योरेंस समझ में नहीं आई। जयपुर से आया जी लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओ भाई, लगता है तुम तो टॉपिक पढ़े हुए हो भाई। लॉस ऑफ प्रॉफिट कहां से समझ लिया लॉस ऑफ प्रॉफिट भाई साहब? यस, अल्टीमेटली एक आंसर मेरे पास आ गया। एक बच्चे ने बताया लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। ठीक है बच्चों, दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
पहला पार्ट है फायर, दूसरा है मरीन, और उसके अलावा जो बचे उसको कहते हैं मिसलेनियस। जयपुर से आया जी स्टॉक इंश्योरेंस। स्टॉक इंश्योरेंस किस चीज का बेटा? स्टॉक इंश्योरेंस कई चीजों का हो सकता है। स्टॉक इंश्योरेंस फायर का हो सकता है, स्टॉक इंश्योरेंस थेफ्ट का हो सकता है। हाँ जी, तो यानी बच्चों बात समझ में आ गई, दो तरह के इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। चलिए आइए एक बार और बताएं, किसने कहा ये दो टाइप के इंश्योरेंस है? बोलो, कौन कहता है दो टाइप के इंश्योरेंस है? ये किसने कहा? बंसल सर ने कहा, या सरकार ने कहा, या किसी एक्ट ने कहा? बोलो, या प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा? किसने कहा? कौन बता रहा है कि दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं? आंसर आने चाहिए। लखनऊ से सही आंसर आ गया, लेकिन बताऊंगा नहीं। रोहतक से आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बाकी सब बच्चों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक्ट बोला। दो जगह से मेरे पास सही आंसर आया है, अलवर से सही आंसर आ गया। हाँ जी, जयपुर वालों ने अपना आंसर सुधार लिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। कोलकाता वालों ने एएस बताया है। निर्माण विहार, बिल्कुल ठीक। इरडा, जहां आपने IRDA बताया, इसकी फुल फॉर्म भी बताओ। बोलिए जी, फुल फॉर्म बताओ। इरडा की फुल फॉर्म मेरे पास आनी चाहिए। IRDA का मतलब क्या है बच्चों, बताओ। हाँ जी, आई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। तो यानी बच्चों ये कौन बताता है कि दो तरह के इंश्योरेंस है? पहले हमें बताता था इंश्योरेंस एक्ट। एक नॉलेज के लिए बात सुनिए मेरी। आपको पता है पहले इंश्योरेंस कौन करता था? लाइफ इंश्योरेंस कौन करता था? सिर्फ LIC करती थी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती थी। लेकिन अगर आप चाहें तो आज ICICI प्रूडेंशियल से भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोटक वाले भी इंश्योरेंस करते हैं। अगर आप चाहें तो भारतीय अवीवा वाले भी इंश्योरेंस करते हैं। तो इसका मतलब आज की तारीख में इंश्योरेंस खाली गवर्नमेंट के पास नहीं है, अब वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अलाउड है। आपको पता है एक कमेटी बनी थी, मल्होत्रा कमेटी। मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट थी, उसकी रिकमेंडेशन थी कि इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी अलाउ कर दिया जाए, और अकॉर्डिंगली ऐसा हुआ। इसका मतलब जो पुराने प्रोविजंस थे वो ऑब्सोलीट हो गए, इसीलिए एक नया एक्ट बना जिसका नाम है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। सभी ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब IRDA एक्ट बना हमारा, और IRDA एक्ट क्या कहता है कि दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं बच्चों, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। मोटी मोटी बात करें कि इन दोनों इंश्योरेंस में फर्क क्या है। देखिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों टॉपिक्स को, इस टॉपिक को आप दो जगह पढ़ेंगे। एक ग्रुप 1 में पढ़ेंगे जो आज हम पढ़ रहे हैं, और एक बच्चों ग्रुप 2 में पढ़ेंगे। आपको पता है ग्रुप 1 में हम क्या पढ़ना चाहते हैं? ग्रुप 1 में बच्चों सिर्फ ये पढ़ेंगे, सिर्फ ये एक छोटा सा पोर्शन पढ़ेंगे। यानी ग्रुप 1 में सिर्फ हमें यह पढ़ना है कि फायर इंश्योरेंस में क्लेम कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 है अकाउंटिंग, ग्रुप 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जो बाकी क्वेरीज हैं, ये सब क्वेरीज हमारी किससे रिलेटेड हैं? ये ग्रुप 2 से रिलेटेड हैं। मैं इनकी बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ ग्रुप 1 की, जो हम आज बैठे हैं जिसके लिए। तो ग्रुप 1 में हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ ये पढ़ना है कि फायर इंश्योरेंस का में क्लेम कैसे निकाला जाए। हाँ जी, एक लाइफ के लिए होता है और एक नॉन लाइफ के लिए होता है, बिल्कुल ठीक। दोनों में फर्क बता रहे हैं स्टूडेंट्स। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में फर्क है बच्चों, दो मेन फर्क है, याद रखना। पहला फर्क है कि जब हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, तो ये लाइफ का इंश्योरेंस है, और अदर देन लाइफ का इंश्योरेंस सारा हमारा जनरल इंश्योरेंस में आएगा। एक और फर्क है, लाइफ इंश्योरेंस इज एक्चुअली नॉट इंश्योरेंस, इट इज एश्योरेंस। सोचो जरा, अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस कराया, मिस्टर एक्स ने लाइफ इंश्योरेंस कराया, मिस्टर एक्स ने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराया, एनुअल प्रीमियम ये भाई साहब देते हैं 10,000 रुपए की। अब इनका अगर 25 साल का लाइफ का इंश्योरेंस है, 25 ईयर्स, तो अगर इसकी डेथ हो गई, हाँ जी, ग्रुप 2 की कुछ बातें चल रही हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। 10,000 रुपए का अगर इंश्योरेंस कराया, 10,000 रुपए का प्रीमियम है, अगर 25 साल से पहले भाई साहब दुनिया छोड़कर चले गए,
मिस्टर एक्स की डेथ हो गई तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी? बोलो। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, 11। बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 मतलब मैं वैसे इसे मैं एक नाम देते हैं, जो मैं आपसे वैसी फालतू के क्वेश्चन पूछता हूं ना, उसके लिए मैं नाम देता हूं फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। चलिए आज से हम FAQ के नाम से कुछ बातें करा करेंगे। ये मेरा एक फीचर है बच्चों। मैं जब भी आपसे बात करूंगा, कुछ क्वेश्चन पूछा करूंगा, वो क्वेश्चन जनरल भी हो सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकते हैं। अब क्योंकि आंसर देने में टाइम लगता है, तो इसलिए हो सकता है कि बच्चा इस क्वेश्चन को मैंने अब पूछा, वो दूसरे क्वेश्चन के बाद पहले का आंसर दे, इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूं FAQ 11। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन 11 मैं क्या पूछ रहा हूं? मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपए की एनुअल इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया और 25 साल के लिए पॉलिसी कराई, और सपोज ये पॉलिसी है हमारी 10 लाख रुपए की। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? अगर मिस्टर एक्स की 5 साल के बाद डेथ हो गई, तो क्या उसको आफ्टर 5 इयर्स डेथ हो गई तो क्या उसके लीगल ईयर्स को पैसा मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। सबके आंसर यस आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक मिलेगा। देखो कोलकाता वालों ने कितने बढ़िया बात बोली, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। यार तुम तो LIC के एजेंट हो गए यार। चलो, तो खैर बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर डेथ हुई तो पैसा मिलेगा। अच्छा, अगर डेथ नहीं हुई तो? क्वेश्चन नंबर 12 बोलो। अगर मिस्टर एक्स की डेथ नहीं हुई तो 25 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी देगी या नहीं देगी? हाँ जी बोलिए। बिल्कुल मिलेगी। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, मैच्योरिटी पर मिलेगा। तो भैया एक बात बताओ, अभी हम बात क्या कर रहे थे? अभी हम बात कर रहे थे कि लाइफ की जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स है, दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हुए? इसके अंदर भैया लॉस है तो आपको क्लेम मिल रहा है, लॉस ऑफ लाइफ। और अगर लॉस ऑफ लाइफ नहीं है, नो लॉस ऑफ लाइफ, तो भी क्लेम मिल रहा है, इंडेमनिफिकेशन तो ना हुआ। बोलिए। इसीलिए तो कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, ये क्या है? एश्योरेंस है। दिस इज लाइफ एश्योरेंस। समझ में आई बच्चों बात? ये तो इसका मतलब लाइफ इंश्योरेंस को हम एश्योरेंस भी कहते हैं। बाकी खैर ये बहुत डिटेल की बातें हैं, ये हम सेकंड ग्रुप में पढ़ेंगे। फिलहाल अब हम आगे की बात करते हैं, आज की बात करते हैं। मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया वो सब एक नॉलेज के लिए पढ़ाया है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्पेसिफिकली अब शुरू होता है, और वो टॉपिक क्या है? हाउ टू कैलकुलेट क्लेम, हाउ टू कैलकुलेट क्लेम अंडर लॉस बाय फायर पॉलिसी। टॉपिक ये है बच्चों। आज जो आपको चैप्टर नंबर 1 के नाम से नोट्स दिए गए हैं, सभी स्टूडेंट्स के पास ये वाले नोट्स हैं? देखिए जरा, क्या सभी स्टूडेंट्स के पास ये वाले नोट्स हैं? होने चाहिए। मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा इसमें से पढ़ाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। बिल्कुल, ये गीता पर हाथ रख के कसम खा ली मैंने। मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा यही पढ़ाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। तो अगर ये नोट्स नहीं है तो प्लीज नोट्स देख लीजिए। वाह, बहुत सारे बच्चे तो उठा उठा के दिखा रहे हैं, नोट्स हैं हमारे पास। बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार, बहुत बढ़िया। चलिए, अलवर वाले बच्चे कह रहे हैं नहीं है, लखनऊ वाले बच्चे कह रहे हैं नो सर। तो भैया फिर पढ़ोगे कैसे? वी आर हैविंग बुक ऑफ मैम। अब यार देखो, तुम क्वेश्चन भी कर रहे हो और आंसर भी दे रहे हो। क्या कह रहे हो? वी आर हैविंग बुक ऑफ मैम। मैं मैम हूं या सर हूं भाई? चलिए चलिए, अभी फिलहाल नोट्स की बात नहीं करें, नोट्स की जरूरत थोड़ी देर बाद पड़ेगी। जिसके पास नहीं है वो जरा एक बार इस बात को एक अलार्म सा बजा तो दे यार कि नहीं है नोट्स, ताकि अरेंज हो जाए। आने वाले 1 घंटे तक हमें नोट्स की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप मेरी बात सुनेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। हाँ जी, लखनऊ वाले कह रहे हैं जी मेल करवा दें। मेल हो चुका है बेटा सबके पास। चलिए अब आइए टॉपिक पे ध्यान दीजिए। न फॉरगेट अबाउट द नोट्स, अभी मिल जाएंगे। हाउ टू कैलकुलेट क्लेम अंडर लॉस बाय फायर पॉलिसी। एक बात समझी जाए, एक बात समझी जाए बच्चों। अगर हम कहते हैं कि लॉस बाय फायर पॉलिसी है, तो उसके अंदर कौन कौन से क्लेम हो सकते हैं? सोचो जरा। अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली फायर की, एक डाउट होता है, हम अभी तो बात कर रहे थे इंश्योरेंस की, फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की, अब हम बात करें क्लेम की, क्योंकि हमें बात इसी की करनी है। हमें बच्चों बात इसी की करनी है। हमें यह देखना है कि क्लेम को कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि हम ग्रुप 1 पढ़ रहे हैं। ग्रुप 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक में हम सिर्फ एक बात पढ़ते हैं,
और वो बात क्या है? वो बात ये है कि हाउ टू कैलकुलेट क्लेम अंडर लॉस बाय फायर पॉलिसी। अगर हमारी फायर पॉलिसी है तो उसके अंदर हम कैसे कैसे क्लेम को निकालें, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए कितने कवरेज क्या है, लिखिएगा प्लीज। सबसे पहले कवरेज अंडर लॉस बाय फायर पॉलिसी, कवरेज अंडर लॉस बाय फायर पॉलिसी। 3 तरह के क्लेम बच्चों इसके अंदर हम कवर करेंगे। हाँ जी, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, वो डाउट्स मैं आपके क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ही रहूंगा। हाँ जी, मैं आपके नेक्स्ट 3 क्लासेस में आपके लूंगा, उसके बाद फिर 3rd क्लास में हम बात करेंगे आगे की। आने वाली 3 क्लासेस, यानी आज है सोमवार, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को बच्चों मैं आपके साथ मिलूंगा, इसी समय मिलूंगा, और हम बात करेंगे इंश्योरेंस क्लेम की। ठीक है, और इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक मैं खत्म करूंगा और आगे का जो शेड्यूल होगा वो हम फ्राइडे को डिसाइड करेंगे। प्लीज आप शेड्यूल की बात ना करें, बहुत सारे बच्चे शेड्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। फोकस करें पढ़ाई पर यार, फ्राइडे तक तो हूं आपके सामने, क्या दिक्कत है? हाँ जी, देखिए, तो यानी 3 तरह की कवरेज है। पहला है क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, पहला है क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। दूसरा है क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, दूसरा है क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों, ये जितने बच्चे क्यूआरएस के साथ बैठे हैं ना हमारा, ये जितने बच्चे क्यूआरएस पे अब क्वेरी भेज रहे हैं, ये फिलहाल वहां से हटे, अभी कोई जरूरत नहीं है। आप आधा घंटा मेरी बात सुने, अगर फिर भी कोई डाउट है तो दें, लेकिन सिर्फ क्वेरी पूछने के लिए नहीं। मेरा दावा है बच्चों, अगर आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो कोई डाउट नहीं आएगा। फिर भी आता है तो पूछिए, साथ साथ पूछिए, लेकिन पहले कंसंट्रेट करें। तो 3 तरह के हमारी कवरेज है। पहला है क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, दूसरा है क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, और तीसरा होता है क्लेम फॉर लॉस ऑफ एसेट, क्लेम फॉर लॉस ऑफ एसेट। ये हमारा इस टॉपिक के अंदर कवरेज है, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट और क्लेम फॉर लॉस ऑफ एसेट। मैं आपको आज शुरू कराऊंगा ये वाला टॉपिक, यानी आज हम करेंगे क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ये करेंगे और बाकी बैलेंस ये करेंगे, और तीसरी क्लास में आधा ये करेंगे और आधा पूरा लॉस ऑफ एसेट करेंगे। 3 क्लासेस का टॉपिक है, 3 क्लासेस में हो जाएगा। एक बात और है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4 से लेकर 16 नंबर तक का ये क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 नंबर से लेकर 16 नंबर तक का आता है। अगर क्वेश्चन आपका क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक का आता है तो नॉर्मली ये 8 मार्क्स का आता है। अगर क्वेश्चन लॉस ऑफ प्रॉफिट का आता है तो ये पूरा 16 नंबर का आता है, और अगर क्वेश्चन लॉस ऑफ एसेट का आता है तो नॉर्मली ये 4 नंबर का आता है। इसका मतलब आप ये मानकर चलें कि आपका 4 नंबर से लेकर 16 नंबर तक की कवरेज अगली 3 क्लासेस में हो जाएगी। आज, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 क्लासेस में हो जाएगी। ठीक है, तो खैर, तो इसका मतलब बच्चों 3 तरह के हमें चीजें पढ़नी है। क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक पहला, दूसरा क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, और तीसरा क्लेम फॉर लॉस ऑफ एसेट। तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। देखो फिल्म अब शुरू हो चुकी है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। मैं आपसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा अभी, बहुत सारे, लेकिन आप आंसर मन में देंगे, मुझे नहीं बताएंगे। मैं आंसर दूंगा और आप देखेंगे कि वो सही है गलत है। हाँ जी, देखिए, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक क्या कहते हैं? मुझे एक बात बताओ, अगर ये हमारा एक गोडाउन है और इस गोडाउन में 1 लाख रुपए की कॉस्ट का सामान रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, हमारा गोडाउन है, और इस गोडाउन में बच्चों 1 लाख की कॉस्ट का सामान रखा हुआ है, और ड्यू टू फायर 100% डिस्ट्रॉय हो गया, 100% डिस्ट्रॉयड, नो सेल्वेज वैल्यू, नो सेल्वेज वैल्यू, कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं है। सोचिए जरा, अगर 1 लाख रुपए का सामान था गोडाउन में और ड्यू टू फायर सारा डिस्ट्रॉय हो गया, कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं है, तो लॉस कितने का है? आंसर अपने मन में रखिएगा,
बताइए लॉस कितने का है, सभी सोचें लॉस कितने का है। ऑब्वियसली लॉस कितने का होगा, 1 लाख रुपए का होगा। लॉस कितने का होगा, 1 लाख रुपए का होगा। इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि अगर ड्यू टू फायर कोई नुकसान होता है तो जितना भी वैल्यू ऑफ स्टॉक था मेरे पास वो मेरा लॉस है। ठीक है, एक बात और समझिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज करता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास जो सामान था उसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए और उसकी सेल्स वैल्यू थी 1,50,000। अब देखिए थोड़े थोड़े बात हम बातें सीख रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, हमारे पास जो सामान था उसकी कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख रुपए और उसकी सेल वैल्यू कितनी है, 1,50,000। और अब मैं कहता हूं सारा सामान डिस्ट्रॉय हो गया, कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं है, बताओ कितने का लॉस है। सोचो, क्या हम कह सकते हैं कि लॉस हमारा 1 लाख का है, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन लॉस हमारा 1.5 लाख का है और तीसरी ऑप्शन लॉस ही नहीं है। 3 ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन तो ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं कह तो रहा हूं लॉस है भाई, लेकिन लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। इसका मतलब है कि अगर 1 लाख रुपए की कॉस्ट का सामान है, भले ही उसकी सेलेबल वैल्यू 10 लाख रुपए हो, अगर लॉस हुआ तो लॉस कितने का हुआ, 1 लाख का हुआ। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं 1 लाख रुपए की कॉस्ट है, केस 1 सेल वैल्यू है उसकी 1.5 लाख रुपए, केस 2 सेल्स वैल्यू है उसकी 2 लाख रुपए, केस 3 सेल्स वैल्यू है उसकी 3 लाख रुपए, केस 4 सेल्स वैल्यू है उसकी 10 लाख रुपए। सोचो जरा। हाँ जी, 4 बातें पूछी मैंने, 4 केसेस बताए। पहले केस में सेल वैल्यू है उसकी 1.5 लाख रुपए, दूसरे केस में सेल वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए, तीसरे केस में 3 और 10 लाख। क्या इन चारों केसेस में हमारा लॉस बराबर 1 लाख है या नहीं है? जयपुर से रॉन्ग आंसर आया है, 1.5 लाख रुपए कैसे हो जाएगा? जयपुर से रॉन्ग आंसर है, लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड। देखिएगा, याद रखना, रूल है, बेसिक रूल, बेसिक रूल याद रखना बच्चों। लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। याद रखिए, लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। क्वेश्चन है व्हाई एट कॉस्ट। एक क्वेश्चन आया व्हाई एट कॉस्ट, इसको मैं हटा रहा हूं, दोबारा बात करता हूं इसकी। तो देखिए, बेसिक रूल नंबर 1, बेसिक रूल्स नंबर 1, लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज वी कैन नेवर derive any profit out of insurance policy. We can never derive any profit out of insurance policy. ठीक है जी। तीसरी बात, इसका मतलब है लॉस हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होगा। क्यों कॉस्ट पे होगा? क्योंकि हम लॉस की वैल्यू, हम कभी भी इससे कोई प्रॉफिट डेराइव नहीं करते। अरे ये तो कवरेज ऑफ रिस्क है ना बच्चों, हम रिस्क को कवर करना चाहते हैं, प्रॉफिट थोड़ा ना कमाना चाहते हैं। अरे मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास कार है, मैं उसका इंश्योरेंस करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं इंश्योरेंस? मैं इसलिए इंश्योरेंस करा रहा हूं कि उसको चोरी कोई कर ले और मुझे फायदा हो जाए? ऐसा नहीं है। मैं इसलिए इंश्योरेंस करा रहा हूं ताकि अगर कोई नुकसान है तो मुझे उसकी रिकवरी हो जाए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास मकान है, मेरे पास स्टॉक है, मेरे गोडाउन में स्टॉक है, अरे स्टॉक बेचने के लिए रखा है या आग लगाने के लिए रखा है? हमारे पास जो स्टॉक है, स्टॉक हम किस लिए रख रहे हैं? बेचने के लिए या आग लगाकर उसे बेकार करने के लिए? ऑब्वियसली बेचने के लिए, बेचेंगे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर उसमें आग लगने से नुकसान हो गया तो मैं अपने नुकसान की भरपाई करा रहा हूं, मेरी कॉस्ट की रिकवरी होगी और कुछ नहीं होगा। इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं है, एज सच देयर इज नो सेकंड ओपिनियन, लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। एक तीसरी बात और समझिए, मैंने आपको कहा यहां पे 2 पार्टीज हैं, यहां 2 लोग हैं। यह है इंश्योरेंस कंपनी बच्चों और यह है पॉलिसी होल्डर यानी हम। इस चैप्टर में जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे। ठीक है, हाँ जी। एक क्वेश्चन है कि स्टॉक की सेल पर जो प्रॉफिट होगा, अरे स्टॉक जल गया तो प्रॉफिट कैसे होगा? अगर स्टॉक हमारा जल ही गया तो प्रॉफिट नहीं होगा। यानी बेसिक रूल याद रखिए, अगर कोई नुकसान होता है
तो वो हमेशा कॉस्ट पर होता है। अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं, देखिए ये एक और एग्जांपल छोटा सा समझिए। मिस्टर एक्स जो है एक पेन खरीद के लाए। मिस्टर एक्स एक स्टेशनरी डीलर है, वो पार्कर का पेन परचेज करके लाए। पार्कर का पेन समझते हो ना, अच्छा माना जाता है। तो पार्कर का पेन परचेज करके लाए। अब ये जो पार्कर का पेन परचेज करके लाए, ये किसी ने पार कर लिया। पार करना समझते ना, चोरी कर लिया। ये पेन कितने का खरीद के लाया था? ये खरीद के लाया था 750 रुपए का एक पेन, 750 रुपीज का एक पेन खरीद के लाया था। एंड दैट वाज स्टोलन, चोरी हो गया। अगर वो चोरी हो गया, अगर वो चोरी हो गया, तो बताओ उसको लॉस कितने का हुआ? अगर ये इसको बेचता, ये बेचने के लिए लाया था, इसकी सेलेबल वैल्यू है 800 रुपए सपोज, यानी जो शॉपकीपर है, स्टेशनरी सेलर है, वो कितने का लाया? 750 का। बेचेगा कितने में? 800 रुपए में। और किसी ने चोरी कर लिया। हाँ जी, वो कह रहे हैं जी जब प्रॉफिट ही, जब बेचा ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे होगा? अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूं, जब आप सामान बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा, ऐसे तो ना प्रॉफिट हो जाएगा। तो यानी एक्चुअल लॉस, बिल्कुल ठीक है, आंसर आ रहा है लखनऊ से, एक्चुअल लॉस होगा 750 का, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब यह है कि बेसिक रूल याद रखिएगा बच्चों। मेरी बात दोबारा से सुनो, इन सब बातों को छोड़कर दोबारा से मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास कोई सामान है, मैंने उसका इंश्योरेंस कराया है, तो बच्चों कितने का नुकसान हुआ अगर वो लॉस हो गया? अगर लॉस हुआ तो नुकसान हुआ एट कॉस्ट। यानी बेसिक रूल याद रखें, लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। क्यों? बिकॉज दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब मैंने तो पहला सेंटेंस ही बोला था, अगर कोई लॉस होगा तो रिम्बर्समेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्षतिपूर्ति है भाई, क्षति होगी तभी तो पूर्ति होगी। इसका मतलब है कि हम प्रॉफिट नहीं डिराइव करते। तो इसका मतलब खैर एक बात समझ में आ गई, एक बात समझ में आ गई कि लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम आस्किंग वंस अगेन द सेम क्वेश्चन। सपोज आई एम हैविंग मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख इन माई गोडाउन एंड द सेल्स वैल्यू ऑफ द गुड्स इज केस 1 1,50,000, केस 2 2 lakhs, केस 3 3 lakhs, केस 4 4 lakhs। ये वैल्यूज गिवन है और मैं आपसे कहता हूं जी बताओ लॉस हुआ, 100% लॉस हुआ, तो कितने का नुकसान हुआ बच्चों ये बताओ? पहले केस में कितने का नुकसान हुआ? 1 लाख। यहां कितने का नुकसान हुआ? 1 लाख। यहां कितने का नुकसान हुआ? 1 लाख। यहां कितने का नुकसान हुआ? 1 लाख। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कभी भी लॉस होता है तो लॉस हमेशा वैल्यू होगा कॉस्ट पर, चाहे उसकी सेल वैल्यू कितनी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं जी इसकी सेल वैल्यू 10 लाख है तो भी लॉस कितने पर होगा? 1 लाख पर ही होगा। यानी एक बात समझ में आ गई, लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। एक बच्चा पूछ रहा है जी अगर इसकी 50 लाख की सेल्स वैल्यू है, हाँ जी रोहतक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर इसकी 50 लाख की सेल वैल्यू तो क्या होगा? हाँ जी कहीं और से आंसर आए, बोलिए। लखनऊ ने कहा 1 लाख इन ऑल केसेस, बिल्कुल ठीक। लखनऊ वाले कह रहे हैं मेंटल लॉस। अरे यार फाइनेंशियल बात करो। हाँ जी कोलकाता वाले बोल रहे हैं 1 लाख, बिल्कुल ठीक। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि चाहे कितनी भी सेल वैल्यू है उसका लॉस हमेशा कॉस्ट पर ही होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा। अब मैं दोबारा से लिखता हूं, लिखिए। हम बात क्या कर रहे हैं? क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। लिखिए पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल लॉस सफर्ड, ALS, एक्चुअल लॉस सफर्ड। एक्चुअल लॉस सफर्ड होगा वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर माइनस सेल्वेज्ड स्टॉक, माइनस सेल्वेज स्टॉक माइनस वैल्यू ऑफ
डैमेज स्टॉक माइनस वैल्यू ऑफ डैमेज स्टॉक। तो एक्चुअल लॉस सफर्ड होगा बच्चों वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सैल्वेज स्टॉक माइनस वैल्यू ऑफ डैमेज स्टॉक। दूसरा, अगर क्वेश्चन आपको कहता है स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट शोइंग ALS, अगर क्वेश्चन कहता है स्टेटमेंट बनाएं तो बच्चों कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सेम यही चीज, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर लेस कॉस्ट ऑफ सैल्वेज स्टॉक, लेस कॉस्ट ऑफ सैल्वेज स्टॉक माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डैमेज स्टॉक। अभी हम समझेंगे इन बातों को, अभी हम बात करेंगे कि डैमेज स्टॉक क्या होता है, सैल्वेज स्टॉक क्या होता है, अभी बात करते हैं। लेकिन ये हमारा आ गया एक्चुअल लॉस सफर्ड, ये आ गया एक्चुअल लॉस सफर्ड। बीच में एक क्वेश्चन है कि अगर हमारी कॉस्ट है 1 लाख और सेल्स वैल्यू है 50,000 तो लॉस कितने का होगा? पहली बात है भैया हम लॉस का काम नहीं करते। 1 लाख रुपए की तुम सामान खरीद के ला रहे हो, कहां से ला रहे हो भाई? 1 लाख का सामान खरीदोगे बेचोगे 50,000 में? ऐसा धंधा कोई करता है क्या? नुकसान कितने का हुआ? बेच के भी नुकसान है और अगर जल गया तो भी नुकसान है। तो इसका मतलब अगर 1 लाख रुपए की कॉस्ट है और सेल वैल्यू उसकी 50,000 है और वो सामान डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर भी बच्चों हम यही बोलेंगे कि हमें 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो इसका मतलब कॉस्ट हमारी 1 लाख, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं 1 लाख। चलिए अब यानी एक बात समझ में आनी चाहिए। हाँ जी, वो बच्चा बता रहा है जी आउटडेटेड स्टॉक था, ठीक है कोई बात नहीं, आउटडेटेड स्टॉक है बच्चों, फिर भी हमारा लॉस जो है वो उतने का ही होगा। अगर हमने 1 लाख रुपए का सामान खरीद लिया और हम कहते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो गया, कोई बात नहीं, लॉस हमारा 1 लाख का होगा, कोई बात नहीं। ठीक है जी अलवर जी, हाँ जी इधर आए। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक, अब देखिए बच्चों इसी बात को समझते हैं। इधर देखिए, इधर लाइए, इसको देखिएगा। हाँ जी भाई साहब फोकस जरा इधर लाएं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारा ये गोडाउन में सामान है टोटल 1 लाख रुपए का, ठीक है, अब कोई सवाल जवाब नहीं होगा, सिर्फ समझिएगा। हमारे पास सामान है बच्चों कितने का? 1 लाख रुपए का सामान है और ये कहते हैं 1 लाख रुपए का सामान डिस्ट्रॉय हो गया। अगर इस गोडाउन में आग लगी है तो आपको क्या लगता है सारा सामान जल गया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने का सामान जला होगा? देखिए इसके अंदर 3 तरह का सामान होगा। एक सामान ऐसा होगा जो 100% डिस्ट्रॉय हो गया, 100% डिस्ट्रॉय। एक सामान ऐसा होगा जो 100% बच गया, उसे कहते हैं सैल्वेज्ड, 100% सैल्वेज्ड। और एक सामान होगा जो इन दोनों के बीच में है, इसका मतलब है वो डैमेज्ड है। डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड में टेक्निकली फर्क है। जब हम बात करते हैं हम कहते हैं डिस्ट्रॉयड, तो डिस्ट्रॉयड का मतलब है, डिस्ट्रॉयड का मतलब है, देखो असाइनमेंट आ गए, बच्चे खुश हो गए। हाँ जी, डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉयड का मतलब है बच्चों टोटली डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। और डैमेज का मतलब क्या है? डैमेज का मतलब क्या है? डैमेज का मतलब है कि डिस्ट्रॉय हुआ लेकिन कुछ रिकवर भी हो जाएगा, उसे हम कहते हैं डैमेज्ड। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 3 तरह का स्टॉक है हमारे पास, ठीक है। अब इधर फोकस करें, देखें 1 लाख रुपए की कॉस्ट का सामान था, उसमें से कुछ 100% डैमेज डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ डैमेज हुआ, कुछ बच गया। जो बच गया क्या वो आपका नुकसान है? बोलो, अगर मैं आपसे कहता हूं 1 लाख में से 10,000 की कॉस्ट का सामान आपका बच गया, नुकसान तो होना है बच्चों ये? इट इज नॉट ए लॉस, बिल्कुल ठीक, इट इज नॉट ए लॉस। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसमें से 70,000 की कॉस्ट का सामान टोटली डिस्ट्रॉय हो गया, क्या ये नुकसान है? हाँ जी, क्या ये नुकसान है 70,000 रुपए का? बिल्कुल है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, 70 का ये है, 10 का वो है, व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट? 1 लाख। 1 लाख में से 70 और 10 80 बचा कितना? 20। तो 20 की कॉस्ट का सामान डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन इसकी रिकवरेबल वैल्यू कितनी है? रिलायजेबल वैल्यू है सपोज 5,000। कितने का नुकसान हुआ? 15,000 का नुकसान नहीं हो गया?
कहने का मतलब यह है कि इस चीज को कैलकुलेट करने के दो तरीके हुए। या तो आप ऐसे बोलो कि इतने का नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ प्लस ये जो 15,000 का नुकसान हुआ 85। या एक सिस्टमेटिक तरीका क्या हो सकता है, देखो इसी में लिख देता हूं मैं। देखो जरा, हमारे पास वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना था, 1 लाख। यानी इनिशियली हम कह रहे हैं जी 1 लाख का नुकसान हो गया, 1 लाख का नुकसान हो गया। फिर हम कह रहे हैं जी वैल्यू इसमें से कितने का बच गया, 10,000 की कॉस्ट का बच गया। और जो डैमेज हुआ उसकी कितनी रिलायजेबल वैल्यू है, 5,000 उसकी रिलायजेबल वैल्यू है। तो इसका अंदर नुकसान कितने का हुआ, नुकसान हुआ 85,000 का। बात समझ में आ रही है जी। लखनऊ से 15,000 आया है, 15,000 क्या बताया भाई, लखनऊ से 15,000 का आंसर आया है। शायद मुझे लगता है डैमेज का 15,000 का लॉस बताया आपने। खैर कोई बात नहीं। तो इसका मतलब लॉस निकालना आ गया, एक्चुअल लॉस सफर्ड निकालना आ गया, एएलएस। एएलएस कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है, उसमें से लेस करेंगे सैल्वेज स्टॉक की वैल्यू, और उसमें से लेस करेंगे रिलायजेबल वैल्यू ऑफ डैमेज स्टॉक। जब जो आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, एएलएस, एक्चुअल लॉस सफर्ड। ठीक है जी। आइए एक क्वेश्चन करके दिखाएं मुझे, लिखें जरा, क्वेश्चन लिखें, प्लीज राइट ए क्वेश्चन। लिखिए इसको, आप एग्जाम्पल 1 की तरह से लिखें, लिखें एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर ये गिवन है 80,000। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर गिवन है 80। आपके लिए बच्चों ये क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर है 80,000, सैल्वेज्ड स्टॉक भी दिया हुआ है और डैमेज्ड स्टॉक भी दिया हुआ है। लेकिन इन दोनों की दो वैल्यू दी हुई है, एक तो कॉस्ट और एक रिलायजेबल वैल्यू। जैसे वो कहता है कि जो सैल्वेज स्टॉक है वो 7,000 की कॉस्ट का है, लेकिन अगर हम उसे बेचेंगे तो बेचेंगे 10,500 में। और जो डैमेज स्टॉक है, डैमेज स्टॉक है 10,000 का, जिसको अगर हम बेचेंगे तो मिलेंगे सिर्फ 3,000 रुपए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैलकुलेट एक्चुअल लॉस सफर्ड, कैलकुलेट एक्चुअल लॉस सफर्ड। हाँ जी, करके बताएं जल्दी से, कैलकुलेट एक्चुअल लॉस सफर्ड। इसको मैं बार बार लिखूंगा तो एएलएस ही लिखता हूं, कैलकुलेट एएलएस, एक्चुअल लॉस सफर्ड थ्रू स्टेटमेंट, थ्रू स्टेटमेंट। हाँ जी, आंसर आने शुरू हो गए। मुझे आंसर नहीं चाहिए खाली, प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए मैं बना रहा हूं, आप चेक करिएगा। स्टेटमेंट शोइंग एएलएस, एक्चुअल लॉस सफर्ड, स्टेटमेंट शोइंग एएलएस। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, एंड व्हाट इज दैट वैल्यू, दैट वैल्यू इज 80,000। उसके बाद उसमें से लेस करेंगे दो चीजें, कॉस्ट ऑफ सैल्वेज्ड स्टॉक। बच्चों सैल्वेज्ड का मतलब है बिना जला हुआ, बिना जला हुआ, यानी ये ठीक ठाक है, इसको आप रूटीन में बेच सकते हैं। और डैमेज का मतलब क्या है, डैमेज का मतलब है जला हुआ, बट हैविंग सेलेबल वैल्यू, सेल्स वैल्यू है उसकी। तो डैमेज स्टॉक का मतलब है कि जिसकी कुछ सेल वैल्यू है, सैल्वेज स्टॉक का मतलब जो बिना जला हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक है। ये कौन सा स्टॉक है, ये तो ठीक ठाक है, ओके है जी ये तो जब आप सैल्वेज स्टॉक की बात करते हैं तो आपको क्या लेना चाहिए, कॉस्ट 7,000, और जब आप डैमेज स्टॉक की बात करते हैं तो क्या लेना चाहिए, 3,000। तो रिलायजेबल वैल्यू ऑफ डैमेज स्टॉक, तो 70,000 आया बच्चों करेक्ट आंसर। एक्चुअल लॉस सफर्ड 70,000, एक्चुअल लॉस सफर्ड 70,000। हाँ जी, लखनऊ वाले पूछ रहे हैं सैल्वेज स्टॉक विल बी टेकन एट कॉस्ट एंड डैमेज स्टॉक एट एनआरवी, बिल्कुल ठीक। बच्चों एक बात है, हमारे एग्जाम में ना आज तक कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसके अंदर आपको सैल्वेज और डैमेज स्टॉक की दोनों चीजें दी हुई है। मैं आपको बच्चों दावा देता हूं, आपके पास जो भी किताब है, आपके पास जो भी किताब है, मार्केट में जो भी किताब मिलती है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल उठा लें, आरटीपी उठा लो, कहीं से जो भी किताब मिलती हो वो उठा लो,
अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसके अंदर कॉस्ट और एनआरवी दोनों दिए हुए हैं, नहीं मिलेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में कभी भी अगर मैं सोच सकता हूं तो एग्जामिनर नहीं सोच सकता ये बात। तो इसलिए एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर वो दोनों चीजों की अलग अलग वैल्यू पूछे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उसमें वो एक ही बात कहता है, कॉस्ट ऑफ सैल्वेज स्टॉक, रिलायबल वैल्यू ऑफ डैमेज स्टॉक। लेकिन बच्चों ये अलग अलग भी दे सकता है। तो इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि जब हम सैल्वेज स्टॉक की बात करते हैं तो हमें कॉस्ट लेनी चाहिए, और जब हम डैमेज स्टॉक की बात करते हैं तो रिलायबल वैल्यू लेना चाहिए। इसका लॉजिक भी क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, लॉजिक क्या है इसका? अगर मैं आपसे कहता हूं 80,000 का वैल्यू ऑफ स्टॉक है, अगर मैं आपसे कहता हूं 80,000 का वैल्यू ऑफ स्टॉक है, यानी कॉस्ट ऑफ स्टॉक है, जिसका हमें लॉस हो गया, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं नहीं 7,000 की कॉस्ट की तो रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि 7,000 का कॉस्ट का तो बच गया, जला ही नहीं। तो इसका मतलब लॉस कितने का हुआ? 80 - 7। और अगर हम कहते हैं कि 10,000 का और स्टॉक है, लेकिन क्या उसकी रिलायबल वैल्यू 10,000 है? नहीं, उससे कितने मिलेंगे? 3,000। तो इसीलिए हमने 7 और 3 लेस करके हमने कहा 70,000 का एक्चुअल लॉस सफर है। ठीक है, तो यानी बच्चों अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें एक बात क्लियर हो गई कि अगर मुझे कैलकुलेट करना है, इफ आई एम सपोज टू कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम in respect of loss by fire insurance policy, then how to calculate it? So basically I will have to calculate actual loss suffered, and actual loss suffered depends upon 3 parameters. Yani there are 3 figures which are required. Number 1 is value of stock as on the date of fire. When I am referring to value, it is not value, it is cost. So yani I require cost of, yani value of stock as on the date of fire. Second parameter required is, second variable required is what is the actual value of salvage stock, cost of salvage stock. And third one is what is the realizable value of damaged stock. So if I am deducting these 2 figures, which figures? If I am deducting cost of salvage stock and realizable value of damaged stock, then the resultant would be actual loss suffered. ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर हमने अभी तक क्या समझा? हमने सिर्फ एक छोटी सी बात समझी है कि अगर एक्चुअल लॉस सफर निकालना है तो उसको निकालने का तरीका क्या है। हम एक स्टेटमेंट बनाया करेंगे और उस स्टेटमेंट में लिखेंगे सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर, उसके बाद उसमें से 2 चीजें लेस करेंगे और आ जाएगा ALS। ये हमने आज सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखा लॉस बाय फायर में क्लेम निकालने का। तो यानी अगर मुझे लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम निकालना है तो पहला कॉन्सेप्ट मेरा है कि हमें पता होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट ALS, और उसको कैलकुलेट करने का ये